नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक्टर्स गाइड के 13th पार्ट में। पिछले पार्ट में यानी 12th पार्ट में मैंने चर्चा की थी वॉइस के बारे में। सांस लेने का तरीका, डायफ्रेम, पिचेस, सुर कहाँ कहाँ हमारे कौन से पोर्शन में कौन सा सुर, ऊंचा सुर, नीचा सुर, बेस की एक्सरसाइज वगैरह, इसकी बात की थी। आज हम शुरू करेंगे स्पीच के बारे में। मैं बहुत बेसिक्स की बात करूँगा पहले। दोस्तों, मैं बार बार बेसिक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ कि छोटी छोटी बातों को मिलाकर ही बड़ी बात बनती है। और इस संबंध में एक बहुत छोटी सी कहानी है, वो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ मैं। किसी फिल्म में या नाटक में ये डाला गया था और बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारे प्रोफेशन से एक तरह से जुड़ी हुई है। तो किसी गांव से कोई, मतलब छोटे गांव से, ख़ासतौर से बिहार में, उत्तर प्रदेश में लोगों को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, कलकत्ता या मुंबई, बम्बई वगैरह, मतलब विदेश गमन, परदेश गमन। तो वो मर्द जो है वो बाहर गया हुआ था, उसकी वाइफ घर में, माँ बाप, बच्चे वगैरह। अब कम्युनिकेशन का बहुत पहले की बात है, तो कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, टेलीफोन वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो चिट्ठी लिखा करती थी। और उस समय पोस्ट कार्ड हुआ करता था और वाइफ को पढ़ना लिखना नहीं आता, मतलब घर की बहू को, तो वो पोस्टमैन से ही चिट्ठी लिखवाया करते थे, उन्हीं से सुना करते थे। तो उसने चिट्ठी लिखवाई पोस्टमैन से कि यहाँ ये हालत है, धान हो गया है, पक गया है, और ये इस तरह का मौसम चल रहा है, घर में ये हाल है, वगैरह वगैरह वगैरह। बच्चे बहुत याद करते हैं तुमको, और कम लिखा ज़्यादा समझना। आखिरी लाइन, कम लिखा ज़्यादा समझना, क्योंकि वो खुल करके कह नहीं सकती, बच्चा बहुत याद करता है तुम्हें, कम लिखा ज़्यादा समझना। मतलब कितनी सुंदर बात थी कि वो इशारे में उसने बहुत कुछ कह दिया। तो ये कितनी कल्पनाशीलता की बात है और संवेदनशीलता है इसमें कि वो रिसीव करने वाला, उसका हस्बैंड जब पढ़ेगा तो कल्पना में बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन कर लेगा। तो ये उसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ बेसिक्स की, इनको कम मत समझिएगा। ये कम बताया, ज़्यादा समझना है। इनमें ये आधारशिला है और ये आगे जाकर के ये छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ी बातें बनाती हैं। मैं इस समय ज़्यादा नहीं कहना चाहता, तो कम कहा, ज़्यादा समझिएगा। तो आपकी संवेदनशीलता पे और छोड़ दिया मैंने कल्पनाशीलता पे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे तो अब चलिए आगे स्पीच की बात करते हैं। कहने को मेरे पास बहुत कुछ है। चलिए एक और सिचुएशन बताता हूँ। क्या होता है कि मान लीजिए एक छोटे शहर में एक लड़का थिएटर करता है, एमेच्योर थिएटर। तो वो उसको बहुत सारे काम निभाने होते हैं, अपने घर के, अगर पढ़ाई करता है तो पढ़ाई के, नौकरी करता है तो नौकरी के, जो भी मान लीजिए कहीं ना कहीं उलझा हुआ है ना, वो शाम के समय में ही थिएटर कर पाता है 2 घंटे। तो बहुत सारी चीज़ें निभाते हुए उसको थिएटर पहुंचना होता है। देर हो गई, वो ट्रैफिक में से तेज़ साइकिल चला के या स्कूटर चला के और भागते दौड़ते चैं पूं हल्ले में से टेंशन लेता हुआ और पहुंचा
थिएटर में और वहाँ लेट हो गया। वो 5 बजे पहुँचना था, वो 5:15 बजे 5:30 बजे पहुँचा और मान लीजिए कि रिहर्सल शुरू हो गई। अब वो जाते ही वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ तो रिहर्सल चल रही है। अब वो वहाँ पहुँचते ही उसकी लाइन आई हुई है बोलने के लिए, वो आ करके बोलता है और एकदम फ्लैट बोलता है। वो इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, वो अच्छी तरह से नहीं बोल पाएगा। उसको 10 मिनट लगेंगे वहाँ रमने में। बाहर की वो टेंशन, भाग दौड़, बाहर की बातें, ट्रैफिक से बचना, घर की बातें, संसार की बातें, वो सब उसको छोड़ना पड़ेगा। तब जाकर के वो यहाँ के माहौल में रमेगा, और जब रमेगा तब जाकर के वो उन चीज़ों को ढंग से कर पाएगा। अब ये बात तो बहुत छोटी है, लेकिन वो 10 मिनट में रमते रमते वो 10 मिनट में बड़े ऑकवर्ड पोजीशन रहती है। तो ये मानसिक प्रक्रिया है, एक्टिंग मानसिक प्रक्रिया है। तो जब तक हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, और वो ये जो आधारभूत चीज़ें हैं, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, वही उस समय याद आती हैं और वो लाइन देखते देखते वो प्रक्रिया चलती रहती है। ये बेसिक्स याद आते हैं और वो उसमें घुसता चला जाता है। कैसे बोलना है, कैसे एम्फेसिस देना है, कहाँ देना है, लाइन का मतलब क्या है, आवाज़ को कहाँ से काम में लेना है, या बेस इस्तेमाल करूँ या ऊंचा पिच इस्तेमाल करूँ, करेक्टर गुस्से में है या तेज़ी में है या ठहरा हुआ करेक्टर है, ये सब बेसिक्स तब उसको मदद करते हैं। मैंने बहुत छोटा सा उदाहरण दिया है एक एमेच्योर थिएटर का। जब प्रोफेशनल होते हैं तो प्रोफेशनल में तो बहुत जानलेवा स्थितियां होती हैं। तो अब कम कहे को ज़्यादा समझिए, उस समय ये बेसिक्स जो है ना तुरंत मदद करती हैं। इसलिए बेसिक्स जितनी मजबूत रहेंगे उतना आसानी होगी आपको प्रोफेशनल होने में। और प्रोफेशनल होने का मतलब है एक्सक्यूजेस नहीं चलते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो। अब देखिए कितनी बढ़िया बात निकल के आई है। मैंने कहा कि मानसिक प्रक्रिया है एक्टिंग, जबकि पहले मैंने बॉडी लैंग्वेज पे बहुत बात की, और बॉडी लैंग्वेज के समय में बात करते हुए ये भी बात निकल के आई थी कि भाषा ना भी हो, बिना बोले भी शरीर से कम्युनिकेट करता है आदमी, लेकिन वो एक हिस्सा है। शरीर सिर्फ एक साधन है, भाषा आज उससे भी बड़ा साधन है, स्पीच। लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं वो मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं। तो ये देखिए ट्रायंगल है, शरीर, स्पीच और मानसिक प्रक्रिया। ये तीनों मिलकर के जब तीनों का समन्वय होता है तब जाकर के एक्टिंग में संपूर्णता आती है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ टेक्निक भी हमेशा काम में नहीं आती है, और धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को मिलाते मिलाते ही बड़ी बात निकल के आती है। अचानक बड़ी बात करें तो उसका कोई सिलसिला ना हो, रेफरेंस ना हो, तो उसका कोई मतलब भी नहीं निकलता है। तो स्पीच में जैसे वॉइस की हम बात कर रहे थे, रिलेटेड है स्पीच उससे। तो सबसे पहली बात जो आती है, स्पीच सुनते ही भाषा की बात आती है। हमारी भाषा हिंदी है और हम ज़्यादातर उत्तरी भाग के रहने वाले हैं, और देश की भाषा भी प्रधानतः हिंदी है, तो हम हिंदी की बात करेंगे। तो हिंदी जो है भाषा बहुत गहरा विषय है। एक शब्द के कई कई मतलब होते हैं और वो रेफरेंसेस में चलते हैं। तो उनका जब तक शब्द को हम बहुत गहराई से ना जानेंगे, वो हमारे जीवन के साथ नहीं जुड़े होंगे, तब तक हम उनका सही अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, सही अर्थ भी नहीं समझ पाएंगे।
तो भाषा को गहराई से जानना बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यतः हम देखें तो भाषा को हम दो भागों में बांट सकते हैं जो हम बोलते हैं, एक हिंदी और एक हिंदुस्तानी। हिंदी जो है वो बहुत अब नहीं बोली जाती है, यानी कि जो किताबों में शुद्ध हिंदी नहीं बोली जाती है। किताबों में जो लिखते हैं, साहित्य में काम आती है, वो शुद्ध हिंदी है ज़्यादा, और बोलचाल में हिंदुस्तानी काम में आती है। हिंदुस्तानी भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्द, उर्दू, इंग्लिश, रेलगाड़ी, रेल शब्द जो है वो इंग्लिश का है, ज़रूरी उर्दू का है, खुशी उर्दू का शब्द है। तो बहुत सारी भाषाओं के शब्द जुड़ करके जो एक कॉमन आदमी आसानी से बोल पाता है वो हिंदुस्तानी है, और इसको स्वीकार कर लिया गया है। हिंदी आमतौर पे शुद्ध नहीं बोली जाती है, काम में नहीं ली जाती है, लिखने में काम में आती है, साहित्य में। तो हिंदुस्तानी में स्वीकृत है बहुत सारे उर्दू और अंग्रेज़ी के शब्द। स्पीच के जो शारीरिक अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, वो हैं होठ, दांत, जीभ, गला, सांस। इनकी सहायता से ही हम बोल पाते हैं। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो गले से बोले जाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ। अब इनमें ना जीभ काम में ली गई, ना होठ काम में लिए गए, ना तालू, ना दांत। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनमें जीभ तालू पर लगाई जाती है, तालू के बीच में लगा करके, और जोर देना पड़ता है, तेज हवा फेंकनी पड़ती है। टा, ठा, डा, ढा। कुछ अक्षर जो है वो तालू के आखिरी हिस्से पर, दांत के बिल्कुल ऊपर तालू पर जीभ लगा करके, और उस पर हल्का सा प्रेशर दिया जाता है। च, छ, ज, झ। कुछ होठ से बोले जाते हैं, प, फ, व, भ, म। और कुछ अक्षर जो है जैसे ह, बहुत सारी हवा एक साथ निकल जाती है। ये ध्यान देना पड़ता है, इसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो इसको अकेले में प्रैक्टिस कीजिए और इस पर पकड़ बनाइए। कुछ लोग सफाई के साथ नहीं बोलते, जल्दी जल्दी बोलने में उनकी मिंगल अप चीज, ये पहले भी मैंने बात की थी, बहुत मिक्स हो जाती हैं चीज़ें, साफ समझ में नहीं आती। तो उन लोगों को अपना रिकॉर्डिंग करके अपनी आवाज़ सुननी चाहिए। अपनी आवाज़ में जो कमी हो उसको निकालने की, उसको ठीक करने की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप छोटा छोटा बोलते हैं और साफ साफ नहीं बोल पाते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक अक्षर को बड़ा कर करके क, ख, उसको खींचिए, क, ख, ग। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, आदत डालिए, और उसके बाद फिर शब्दों को पूरा पूरा बोल करके वहाँ जाना था। तो ये धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। इस तरह से प्रैक्टिस करने से फिर पूरे सेंटेंस को पूरा पूरा साफ साफ बोलिए। मुझे वहाँ जाना था। हर पूरे वाक्य को बोलते हुए हर अक्षर को साफ साफ बोलिए। मुझे वहाँ जाना था। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे फिर उसको नॉर्मल बोलिए। मुझे वहाँ जाना था मिला करके मुझे वहाँ जाना था। अपने रास्ते निकालने पड़ेंगे एक्सरसाइज के। जो भी कमी हो, आप लोग चाहें तो कुछ रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, तो उस बारे में थोड़ी बहुत बातें की जा सकती हैं।
तो अगर आप सवाल पूछेंगे तो मैं उसके जवाब किसकी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन रिलेटेड पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत आगे के सवाल अभी ना पूछें तो ठीक रहेगा। इसके अलावा एक ही वाक्य में से अलग अलग मतलब निकालना, इम्फेसिस देकर के, वो मैंने पिछले एक चैप्टर में बात की थी। पॉज देना वगैरह वगैरह, उस बारे में अभी बात नहीं करूँगा मैं। वो आप पिछला चैप्टर जा कर के देख सकते हैं, और जिनको ध्यान है तो प्रैक्टिस की चीज़ है। आप अपना ओन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इस स्पीच में देखिए दो तीन चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक है पिच। पिच की भी बात हमने की है थोड़ी सी, लेकिन पिछले हिस्से में हमने पिछले पार्ट में बात की पिच की। बेस होता है हमारा सुर। कौन सा पिच कहाँ लगेगा उसको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, चरित्र को ध्यान में रखते हुए, मूड को ध्यान में रखते हुए, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वो काम में लेना होता है। उस बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। और पिच, वॉल्यूम, मतलब लाउड, वो ज़्यादा दूर तक सुनाई दे, फुसफुसाहट करके बोलना, आवाज़ को कम कर, वॉल्यूम कम कर देना। वॉल्यूम जितना सुनाई दे उतना, और उसी चीज़ को बहुत दूर तक पहुंचाना है तो वॉल्यूम है। जैसे रेडियो में वॉल्यूम का अलग से नॉब होता है, या मोबाइल में वॉल्यूम का नॉब होता है, उसको दबाएंगे तो क्वालिटी ऑफ स्पीच नहीं चेंज होगी, सिर्फ उसकी वॉल्यूम उसका चेंज होगा। इसके अलावा गति, स्पीड, तेज जल्दी जल्दी बोला जाना या धीमी गति में बोला जाना, ये भी रेफरेंस से ही होता है। चरित्र कैसा है, परिस्थितियाँ कैसी हैं, मूड कैसा है, तो इस बारे में और आगे बात करूँगा मैं। पिच, वॉल्यूम, स्पीड, लय, लहरा करके बोलना, मैं वहाँ गया था, तुम कैसे हो, तो ये लय है। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, कैसे पड़ती है, वो भी मूड, परिस्थितियों पे, कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन एक बार समझ लेना, इस पर बात कर लेना ज़रूरी है। तो लय है, ये बेसिक्स हैं। आज इतना यहीं बंद करते हैं, और कल इसको, स्पीच को और आगे बढ़ाएंगे। कई डायमेंशंस हैं इसमें, कई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं बतानी हैं, और मज़ा आएगा। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।